नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हेल्थ फर्स्ट में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर लवदीप डोगरा जी, कंसल्टेंट है नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे अहम सवाल तो ये देखिए, किडनी को लेकर हम बात करते हैं। किडनी में को लेकर लोग बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो परेशान भी होते हैं, लेकिन किडनी की बीमारियां क्या होती हैं और वो क्यों होती हैं? देखिए, समझने की बात यह है कि हमारे बॉडी में दो किडनीज होती हैं जो 24 घंटे काम करती हैं निरंतर रूप से। हम आमतौर पे हार्ट के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी ज़रूरी अंग है ऑब्वियसली, बट किडनीज भी उतनी ही ज़रूरी हैं जो 24 घंटे हमारे द्वारा खाए हुए हज़ारों आइटम्स को, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, हमारी बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकालने का काम करती हैं। ये हमारे बॉडी में एक ऐसा फ़िल्टर की तरह काम करती हैं जो अच्छी चीज़ों को रख के ख़राब चीज़ों को नीचे से निकाल देता है। ये पानी के संतुलन को बनाती हैं, वो तो हमें पता ही है। जो भी चीज़ पानी के संतुलन को बनाएगी वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है। नमक पानी के संतुलन को बनाती है, ब्लड प्रेशर को रखती है, हमारे खून को बढ़ाती है, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है उसको भी किडनी ही बनाती है। तो किडनी के अंदर जब भी कोई बीमारी हो जाती है, मतलब जब भी अब किडनी इस तरीके के काम को करने में विफल हो जाती है तो उसको किडनी की बीमारी बोलते हैं। अब यदि वो स्थायी रूप से यानी कि एक लंबे समय तक चलती रहे तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ या CKD, जब ये 3 महीने से ज़्यादा परेशानी चलती रहे। जी बिल्कुल। और इसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि देखिए, जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास तो पेशेंट पहुंचेगा, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले सिम्टम्स भी होते होंगे, लक्षण होते क्या है इसके और उसे कैसे हम पहचानें? किडनी की बीमारी को कई लोग साइलेंट किलर कहते हैं। आप देखिए, आमतौर पे हम कहते हैं घर घर में डायबिटीज़ फैल चुकी है, BP फैल चुकी है। मतलब आप कितने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि साहब शुगर है, किसी को BP है, पर कभी ये नहीं कोई कहता कि मुझे किडनी की बीमारी है। हम सोचते हैं बीमारी तो होती ही नहीं होगी, परंतु US में आंकड़ों के हिसाब से 10% पॉपुलेशन को BP है, 10% को शुगर है, और 15% लोगों को क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि किडनी की स्थायी रूप से बीमारी है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। आमतौर पर जिसके लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण, वो बिल्कुल ही आम होते हैं और नज़रअंदाज हो जाते हैं। जैसे कि पेशाब ज़्यादा आना, तो मरीज सोचता है पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो मतलब हमें तो किडनी की परेशानी है ही नहीं। जैसे कि थोड़ी सी कमज़ोरी लगना, अब भूख ना लगना, पहले तो मैं खा लिया करता था, अब भूख नहीं लगती, शायद उम्र के साथ मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मे बी। जैसे पेशाब जाना आना, रात को उठ के पेशाब जाना, तो मरीज़ इसको आमतौर पे नज़रअंदाज कर देते हैं इन बातों को। आगे जाके जब बीमारी बढ़ जाती है तब हम देखते हैं कि पैरों में सूजन आना, मुंह पे सूजन आना, सांस फूलना, और फिर और ज़्यादा बीमारी बढ़ने पर दौरे आने जैसे लक्षण भी किडनी की बीमारियों से आते हैं। बिल्कुल जी। अब किडनी की बीमारियां भी अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेज की भी होती है। इसे डायग्नोज कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, डायग्नोसिस यानी कि निदान जो किसी भी बीमारी का है वो डिपेंड करता है कि हम उसको लिए जागरूक कितने हैं। आप देखिए, हमारे कितने श्रोता होंगे जिन्होंने पिछले साल ही अपना या फिर अभी मार्च में अपना एनुअल हेल्थ चेकअप या फिर कोई ना कोई ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए करवाया होगा चेकअप अपनी बॉडी का। सबने अपनी किडनी में हीमोग्लोबिन चेक कराया होगा, क्रिएटिनिन भी चेक कराया होगा किडनी के लिए। पर क्या आपने ये चेक कराया कि लास्ट ईयर आपके यूरिन में से प्रोटीन कितना जा रहा है? देखिए, प्रोटीन तो हम खाते हैं, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर को बनाने में प्रोटीन्स का रोल है, किडनी उनको बचाती है। अब अगर वो किडनी से लीक होने लग जाएंगे तो शरीर तो टूटेगा ही। तो क्या हमने चेक कराया कि हमारे यूरिन में प्रोटीन्स जाते हैं? क्या हम ये सोचते भी हैं कि ये ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल है? मात्र 100, 200, 250 रुपये में हर जगह ये टेस्ट अवेलेबल है, और ये कराने से हम किडनी की बीमारियों को जल्दी पकड़ लेते हैं। दूसरा है कारक। किडनी की बीमारियों का कारक क्या है? नवजात बच्चों में बीमारियां होना हो सकती हैं, किडनी की आंतरिक बीमारियां हो सकती हैं, परंतु मुख्य रूप से जो किडनी की बीमारी का कारण है वो है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, यानी कि शुगर बढ़ना। इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मरीज़ आया, शुगर 250 है, सर कल शायद कुछ मीठा खा लिया होगा, सर सर्दियों में तो मेरी शुगर ज़्यादा रहती है, सर बाकी गोलियाँ लिख लीजिए, सिर्फ शुगर की तो चलने दीजिए, आप तो ऐसी खांसी जुकाम की लिख दीजिए। तो जब हम शुगर की बीमारी को लंबे समय तक इग्नोर करते हैं तो वो आगे जाके किडनी को ख़राब करती है, हार्ट को ख़राब करती है, ब्रेन को ख़राब करती है। ऐसी बीमारी 60% लोगों में किडनी की डिजीज़ का कारण बनती है। दूसरे नंबर पे आता है अनियंत्रित ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, ठीक है, उच्च रक्तचाप जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। ये भी ऐसे ही होता है, मेरा तो BP ठीक रहता है, 140 तो मेरे लिए नॉर्मल है, 120 पे तो मुझे कमज़ोरी लगती है, वो भी छूट जाता है। तीसरा, दर्द हो रही थी, हमने सिर दर्द की गोली खा ली, उससे हमारे को, गोलियां खाते रहते हैं तो बड़ा आम होगा, आपने भी देखा होगा, हम लोग डॉक्टर की फीस बचाओ, केमिस्ट से जाके हमने गोली खा ली और वो गोली का दुष्प्रभाव तो आना ही है।
एक जो नई चीज़ आई है, हम आमतौर पे कुपोषण की बात करते हैं अपने देश में, परंतु कभी आपने सोचा है कि ये जो कुपोषण है आजकल मोटापे का रूप ले चुका है। एक समय में बच्चे छोटे पैदा होते थे, आजकल देखिए बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर बैठे ही टैब से लैपटॉप से हम खेलते रहते हैं। उसमें क्या होता है, जब बच्चा मोटा हो जाता है या फिर जब हम बड़े लोग मोटे होने लगते हैं तो किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो मोटापा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये तीनों 60 to 70% केसेस में मिलते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि स्थायी किडनी खराब करने का कारण यही बनते हैं। जी बिल्कुल। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ का आपने जिक्र भी किया, इसे बढ़ने से रोका कैसे जाए? जी, तो इसको बढ़ने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इसका जल्दी डायग्नोसिस कराएं। जागरूकता सबसे पहली चीज़ है, जागरूकता। दूसरा, अपने डॉक्टर द्वारा सजाई हुई दवाइयों को इस्तेमाल में लेना। जो भी आपको डॉक्टर आपको दवाई सुझा रहे हैं कि सर आज नहीं तो अगले, आप आज का मत देखिए, आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में आप कैसे होंगे ये सोचिए। इन्वेस्टमेंट भी तो आप फ्यूचर देख के करते हैं, तो हेल्थ भी तो अपने फ्यूचर रेडी होके करिए। सेकंड नंबर पे आता है अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली अपनाना। आधे घंटे 40 मिनट वॉक करिए, जितने आपके शरीर से हो सके उतनी वॉक करिए। अच्छा खाना खाइए, समय पे खाना खाना ज़रूरी है। जंक फूड अवॉइड करिए, इंडियन फूड ज़्यादा खाइए, जो घर में बनती हैं चीज़ें वो ज़्यादा खाइए। उससे मोटापा भी नहीं होगा, वज़न भी नियंत्रित रूप से रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका वज़न नियंत्रित रूप से रहेगा। डॉक्टर की द्वारा आपके हाइपरटेंशन, बीपी, अन्य चीज़ों का इलाज कराते रहेंगे तो किडनी की बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी। जी बिल्कुल। अब किडनी रोग को लेकर एक बात कही जाती है कि अनुवांशिक भी होता है क्या, कि अगर परिवार में किसी सदस्य को कोई दिक्कत है, कोई किडनी की बीमारी है, तो परिवार के दूसरे सदस्य को भी हो सकता है? हाँ जी, किडनी की बीमारियां अनुवांशिक भी हो सकती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अनुवांशिक, कहने का मतलब ये कि माता पिता में थी और बच्चों में आ गई, या फिर भाई बहन में हैं, तो ये बीमारियां अनुवांशिक भी हो सकती हैं। ADPKD एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर किडनी के अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। किडनी तो बड़ी लगती है पर अंदर से काम कुछ भी नहीं करती, खोखली होकर रह जाती है। अनुवांशिक बीमारियों में भी देखिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, अनुवांशिक बीमारी का यदि पता लग गया तो हम भविष्य को बदल सकते हैं अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट कराएं आने वाली जनरेशन का। तो सही समय पे निदान और उचित इलाज, ये दो चीज़ें हैं जो हमारी किडनी की बीमारियों को बढ़ने से धीरे करते हैं, रोकते हैं। और कई केसेस में हमने देखा है कि यदि टाइम रहते इलाज कर लें तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है मरीजों का। ये तो है कि अगर आप वक्त पर पहुंच जाते हैं तो ट्रीटमेंट वक्त से पहले शुरू हो जाएगा, तो इसके बाद वो स्थिति नहीं आएगी जिसमें डॉक्टर को भी सोचना पड़े कि ये तो हमने बहुत ज्यादा जटिल केस नहीं बनता। बिल्कुल। लेकिन आम भ्रांतियां भी कई होंगी, कई पेशेंट आपके पास आते होंगे किडनी को लेकर, उनकी भी कुछ भ्रांतियां होंगी, कई चीजें आपके सामने होंगी, वो जरूर जानना चाहेंगे। किडनी डिजीज को लेकर मुझे लगता है भ्रांतियां ज्यादा हैं और लोगों में सही दिशा ज्ञान नहीं है। भ्रांतियां देखिए, सबसे पहले जो किडनी डिजीज में आती है, जो भी मरीज हमारे पास आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे किडनी डिजीज है। नहीं, पहले तो आप ऐसी सोचिए, वो कहते हैं हमें तो किडनी डिजीज है ही नहीं। किडनी, मेरे को तो पेशाब भी अच्छा आता है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, हमें तो किडनी डिजीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है। पहली बात हम कर चुके हैं कि चेक कराइए आपके पेशाब में प्रोटीन तो कहीं नहीं जा रहा। एक चीज़ हो गई। दूसरा, हम लोग कहते हैं जब अब किडनी डिजीज हो गई अब हमने प्रोटीन खाना बंद कर दीजिए। कई लोग आते हैं कि साहब रोटी बंद कर दी, चावल बंद कर दिए, हमने दालें नहीं खाते, नॉनवेज का बिल्कुल उपयोग करना बंद कर दिया। ये गलत है। किडनी के मरीजों को भी खाना खाना है, उतना ही खाना है जितने आम लोग खाते हैं। जितनी भी ये गाइडलाइंस बनती हैं ये वेस्टर्न पॉपुलेशन को लेके बनी है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज़्यादातर नॉनवेज मीट्स जो होते हैं, इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है। मादक पदार्थों का सेवन भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ पे अभी भी कम है। जब हम नॉनवेज डाइट की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम घर पे रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, दाल, दही, ये सब चीज़ें खाते हैं। इन चीज़ों को खाने से हमारी किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, किडनी के मरीज़ को भी प्रोटीन की ज़रूरत है ताकि वो अपने देह को बनाए रख सके। प्रोटीन बंद नहीं करना। तीसरे नंबर पे मरीज़ों को ये लगता है कि नमक लेना चाहिए या नमक नहीं लेना चाहिए। देखिए, नमक नियंत्रित रूप से लेना चाहिए क्योंकि नमक, जाहिर सी बात है कि स्वाद बढ़ाता है। जब भी कोई चीज़ स्वाद बढ़ाती है तो उसको हम बंद कर देंगे तो मरीज़ खाना बंद कर देगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी बढ़ेगी। तो शरीर में खाने की ज़रूरत है, नमक आप लिहाज से ले सकते हैं। नमकीन चीज़ें ऊपर से ना खाएं, ऊपर से नमक ना डालें। साहब हमने नमक नहीं खाया पर पापड़ खा लिया तो फिर आपने मतलब नुकसान अपना ही कर लिया। तीसरे नंबर पे बहुत ज़रूरी है, किडनी के मरीज़ पानी कितना पिए आखिर, या फिर हमें पानी कितना पीना चाहिए। जब तक हमारे में कोई सूजन नहीं दिख रही या फिर किडनीज नॉर्मल हैं तो हम नॉर्मल पानी पी सकते हैं। जब सूजन आने लगे इसका मतलब कि हमारी बॉडी उतना पानी नहीं निकाल रही जितना हम पी रहे हैं। ऐसे में अपने डॉक्टर से वापस सलाह लें, वो आपको गाइड करेंगे कितना पानी आप ले सकते हैं। एक भ्रांति और है हमारे मन में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। किडनी के मरीज़ों में फॉस्फेट आमतौर पे बढ़ने लगता है।
जब फॉस्फेट बढ़ जाता है तो दूध के लिए उनको मना कर दिया जाता है। दूध कम करना समझदारी है। दूध हो गया, पनीर हो गया, रसगुल्ले हो गए जो मीठा जिनको डायबिटीज़ नहीं है, या फिर अपना ये दूध से बनी चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों को हम मना पूरे रूप से नहीं करते, परंतु इनकी मात्रा को कम करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि दूध में फॉस्फोरस होता है। जी बिल्कुल। अभी क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें से जिक्र किया, आपने उसका समाधान भी बताया कि लक्षण भी होते हैं, बीमारी अगर कुछ ऐसे लगती है तो वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है, वक्त रहते ट्रीटमेंट होगा तो बहुत हद तक जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि किडनी फेलियर हो गया है, ऐसे में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस तब क्या होते हैं उस स्थिति में? आप वही समझिए मेरी बात, किडनी फेल होने का मतलब सिर्फ डायलिसिस नहीं है। किडनी आम आदमी की भी फेल हो सकती है, वो अपना जॉब पे भी जा सकता है, काम भी कर सकता है, वो सिर्फ गोलियों से अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकता है। हम उसको इतना लेट ना कर दें सही सलाह लेने में कि हम उसको नज़रअंदाज करते चले गए और किडनी 5 डिजीजेस, जो किडनी की डिजीज़ है वो 5 स्टेजेस से होते हुए गुजरती है और आखिरी स्टेज के आखिरी चरम पे हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हर मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। जी, अंत में भी आते आते हर मरीज़ को डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायलिसिस सिर्फ तभी करा जाता है जब मरीज़ के अंदर क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाए कि उसकी वजह से उसको सिम्टम्स जैसे दौरे आना, पैरों में सूजन आना, सांस बहुत ज़्यादा फूलना, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाना, जिसका हार्ट पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपने कहा कि हर पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो स्टेज पे पहुंच चुका है, जैसे कि आपने कहा 5 स्टेजेस होती हैं, लास्ट स्टेजेस है और लास्ट वो होता है जब आप डायलिसिस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते। लेकिन डायलिसिस की सिचुएशन में जो पहुंच चुका है उसे भी कितना होता है, मतलब हर हफ्ते करना पड़ता है डायलिसिस, या उसका भी कुछ सही कह रहे हैं आप। डायलिसिस देखिए, बीमारी जो है वो कठिन है, डायलिसिस एक हमारे उसका इलाज है। डायलिसिस जो बीमारी के लिए एक मरीज के लिए एक नई जीवन शैली बन जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस आपको आपके डॉक्टर साहब सुलझाएंगे। हर बार डायलिसिस 4 घंटे का होगा। डायलिसिस आमतौर पे खून से करा जाता है, कुछ मरीजों में हम पेट से डायलिसिस भी करते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा ज़रूर करेंगे। खून के डायलिसिस जो होता है वो आमतौर पे 4 घंटे का होता है, हॉस्पिटल में किया जाता है। 2 हफ्ते में 2 से 3 बार आप हॉस्पिटल जाते हैं, डायलिसिस करा के वापस आते हैं। डायलिसिस बीमारी का इलाज है, खुद बीमारी नहीं है। डायलिसिस शुरुआत में कठिन दिखता है पर बाद में कठिन नहीं है, आप ये समझिए। बिल्कुल डॉक्टर लवदीप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल किडनी को लेकर थे जिसके आपने जवाब भी दिए हैं, समाधान भी दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बात करें या कोरोना काल के बाद किडनी डिजीज या किडनी पेशेंट जो पहले से है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट में हमारे साथ डॉक्टर लवदीप लगातार बने हुए हैं, जो आपके ही सवाल हैं, ये जो आप जो जानना चाहते हैं किडनी को लेकर, उसके जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर लवदीप, अभी हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे डायलिसिस की, और आपने बताया भी कि 5 स्टेजेस होते हैं, लेकिन अंतिम चरण में अगर कोई किडनी रोगी है तो क्या उसके लिए डायलिसिस ऑप्शन है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट है? देखिए, दोनों में क्या फर्क पड़ता है, कैसी सिचुएशन में आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? ठीक है, देखिए डायलिसिस एक जरिया है। हमारी किडनी चौमहीने का आपको 24 घंटे काम करती है, हफ्ते में 7 दिन काम करती है। डायलिसिस हम मात्र 4 घंटे कराते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार, तो मात्र 12 घंटे हम हफ्ते में काम करते हैं। जो काम हमारी किडनी करती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा करता है डायलिसिस। कभी भी डायलिसिस जो है या डायलिसिस की जो मशीन है वो हमारी बॉडी की तरह काम नहीं कर सकती है, ये बात समझना ज़रूरी है। डायलिसिस आपका खून नहीं बढ़ाएगा, डायलिसिस कराने से आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनाना शुरू कर देगी किडनी, क्योंकि ये सब तो किडनी के आंतरिक काम है जो किडनी ही कर सकती है, डायलिसिस की मशीन नहीं। डायलिसिस एक ज़रिया है जिससे आप समय व्यतीत कर सकते हैं, और उस समय रहते हमें आगे सोचना है कि हमें ट्रांसप्लांट कब कराना है। ट्रांसप्लांट जो है, आप कहते हैं आमतौर पे किडनी का ट्रांसप्लांट में तो मुश्किल भी होती है, किडनी का तो ट्रांसप्लांट कोई यहाँ अच्छा नहीं होता, कहीं अच्छा होता है, कहीं कैसा होता है। इस प्रकार की बातें आई कहाँ से, आप ये सोचिए। इस प्रकार की बातें इसीलिए आई क्योंकि किडनी ही मात्र एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपके पास डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों ऑप्शन आराम से अवेलेबल हैं। किडनी इकलौता ऐसा ऑर्गन है। आपने कभी सुना है हार्ट का डायलिसिस करा लिया और हार्ट का ट्रांसप्लांट बाद में हो गया? होता है, परंतु क्या हर जगह हो रहा है? वो नहीं हो रहा। क्या हार्ट का ट्रांसप्लांट और किडनी का ट्रांसप्लांट बराबर सेफ है? नहीं, किडनी का ट्रांसप्लांट में 95% सक्सेस रेट है। क्या किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते? नहीं, बिल्कुल जी सकते हैं, वो नॉर्मल काम पे वापस जा सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक एंड प्रोसेस है जो हमारा फाइनल टारगेट है, हमें उस तक पहुंचना है। हम पहले देखते हैं, मरीज को समझाते हैं कि आपको बीमारी है, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं गोलियों से, दवाइयों से।
जब नहीं हो पाता तो हम आगे जाके पहुंचते हैं डायलिसिस पे। डायलिसिस खून से या पेट से, दोनों तरीके से करा जा सकता है। दोनों ज़रिए आजकल जयपुर में भी कई जगहों पर हो रहे हैं, हम भी करते हैं। परंतु फिर हम मरीज़ को समझाते हैं कि देखिए ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बैक टू नॉर्मल लेके आ सकता है। बीमारी कठिन है, इलाज जटिल नहीं है। ट्रांसप्लांट हमारे रिश्तेदार माँ बाप, बच्चे, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन सब एक दूसरे को दे सकते हैं। ये जब नहीं मिलता तब हम उनको कहते हैं जीवन दान, यानी कि कैडेवर डोनेशन प्रोग्राम्स। मृत्यु के बाद अंगदान करना, जिस प्रकार से लोग अंगदान करके जाते हैं, तो वो एक तरीके से आप कितने परिवारों में खुशी बांट के जा रहे हैं। एक आदमी से 2 किडनियाँ, 2 आँखें, 1 हार्ट, लंग्स सब निकलते हैं, सब ट्रांसप्लांट होते हैं, तो पता नहीं कितने ही परिवार और कितने ही लोगों का हम एक आदमी भला करके जाता है। तो ट्रांसप्लांट जो है एक तरीके से हमारा फाइनल गोल है, जहाँ पे हर मरीज़ को पहुँचना चाहिए। जितनी जल्दी पहुँचेगा उसके लिए उतना अच्छा है। और डायलिसिस जो है वो एक ज़रिया है जो हमें वहाँ तक लेके जाता है। परंतु यदि डायलिसिस नहीं होगा, यदि हम कहें हमें डायलिसिस ही नहीं पसंद, तो ऐसा गलत है। डायलिसिस लाखों लोगों को ज़िंदगी दे रहा है दुनिया में, जो ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे। डायलिसिस आपने कहा कि एक जरिया है, एक प्रोसेस, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि डायलिसिस के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक है, या फिर वो लाइफ टाइम हो जाता है ये करना, या फिर उसका कोई एक हम कह सकते हैं कि एंड पॉइंट भी है। ये बहुत अच्छी भ्रांति थी, अपने को इस पे बात करनी चाहिए कि क्या डायलिसिस एक बार शुरू जिसको कर दिया उसको हम लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। डायलिसिस शुरू करने का कारण क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। हम एक ऐसे मरीज़ में कर रहे हैं जिसको किसी कारणवश, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या फिर कोई और बीमारी की कॉम्प्लिकेशन हो, जिस कारणवश उसकी किडनी फेल हो गई हो, और वो किडनी में हम डायलिसिस करते हैं, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि 70% लोगों में वो किडनी वापस काम करना शुरू कर देगी, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग डिजीज़ की जो प्रॉब्लम क्या हुई थी, जिस कारण किडनी बंद हुई। जब वो किडनी काम करना शुरू कर देगी तो डायलिसिस बंद हो जाएगा आपके हाथों हाथ, फिर अपना नॉर्मल जो रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं। जब किडनी पूरी तरह से फेल होके स्टेज 5, मतलब स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 में होते होते 5th स्टेज के भी लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है, तब हमारे को डायलिसिस शुरू करना पड़ता है, जो स्थायी रूप से रहता है फिर। जी, उन्हीं मरीजों में हम ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत हो रहे हैं और सेफली हो रहे हैं, ऐसे जैसे भी एग्जांपल्स हम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आम दर्शक है, आम व्यक्ति है, सामान्य है फैमिली से, अब अगर उसके पास यही ऑप्शन है, वो इस बारे में सोच रहा है, लेकिन कई सवाल उठते हैं, कितना सेफ है ये, और इसके अलावा अगर हम डोनर की बात करें या फिर प्राप्तकर्ता जिसमें मिल रही है, वो कितना सेफ बाद में रहेगा, या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं इसके लिए? पहले आमजन को समझाने के लिए, एक मरीज है, एक देने वाला है। जो देने वाला है उसको हम बोलेंगे डोनर, देने वाले को डोनर बोलेंगे। जो ले रहा है, जो मरीज है बेचारा, उसको कहते हैं रेसिपिएंट। तो पहले जब भी हम कोई डोनर्स लेते हैं या फिर हम डोनर एक सिलेक्ट करते हैं, तो उनकी अनुमति के बाद ही ये तो होता है। परंतु डॉक्टर का जो ध्येय बनता है वो ये बनता है कि वो पहले चेक करे कि मरीज जो देने वाला है उसको कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी स्टडीज़ पाई गई हैं जिसमें 20 साल तक किडनी डोनेशन के बाद लोगों को फॉलो करा गया, डोनर्स को, देने वालों को, और वो बिल्कुल ठीक रहे। उनमें एक्स्ट्रा चांसेस नहीं हुए किडनी फेल होने के, अगर हम उनको ठीक से इवैल्यूएट करते हैं। जिनको शुगर की बीमारी है वो नहीं देते किडनी, परंतु एक किडनी पे यदि आपको शुगर की बीमारी नहीं है और आप अपना अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं, जो हर किसी को अपनानी चाहिए मैं ये कहता हूँ, तो आप बहुत अच्छा लाइफ स्पैन गुजार सकते हैं। आते हैं रेसिपिएंट पे। अब जिसको हमने किडनी दी है, आपकी किडनी मैच हुई, आपने किडनी लगाई, सब कुछ अच्छा रहा, आपकी किडनी चल रही है, आप इसका ध्यान रखेंगे, डॉक्टर से अपने रेगुलर परामर्श करते रहेंगे, दवाइयाँ अपने हिसाब से नहीं बदलेंगे और अपनी किडनी को एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी समझ के यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पहला ट्रांसप्लांट होता है वो बेस्ट ट्रांसप्लांट होता है आपका। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब ये ट्रांसप्लांट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो मरीज़ को कई साल की एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी, जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, उसको हम वो दे सकेंगे। सामान्य जीवन बाद में दोनों ही जीते हैं, कोई फर्क और नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं जीता, ऐसा नहीं है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो देने वाला है वो परेशान हो। वो तो नॉर्मल 7 से 14 दिन में नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है। कई हमारे फौजी भाई बंधु भी होते हैं जो अपनी किडनीज डोनेट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो इतने ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन में काम करते हैं, जो हमारे आर्मी वाले भाई बंधु होते हैं, वो अगर किडनी डोनेट कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी तरफ जो रेसिपिएंट होता है वो भी सारे काम कर सकता है। वो भी अपना ऑफिस का लाइफ रूटीन, कार ड्राइविंग, ये सब काम वापस से धीरे धीरे शुरू कर सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे को जो दवाइयाँ बताई गई हैं वो नियंत्रित, नियमित रूप से लेनी है,
और दूसरे नंबर पे अपना ध्यान रखना है, थोड़ा जागरूक इस बार रहना है ताकि किडनी में कोई बीमारी फिर से ना आए। हाँ, बिल्कुल जी। सेफ है ये आज के वक्त में, क्योंकि इतना ज़्यादा जी। एडवांस भी हो चुके हैं ट्रीटमेंट जी, इसके, और बिल्कुल। क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल से आप हैं भी, जी। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फैसिलिटी भी उस अकॉर्डिंग वहाँ पर है, तो जी। ऐसा कभी दिक्कत तो नहीं आई होगी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो, या फिर देखिए- आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जब कभी कभी कह सकते हैं 100 में हाँ, आपकी बात नहीं, आप इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये, बट देखिए एक मरीज़ के पास ऑप्शन क्या है, डायलिसिस जो थोड़ा सा मरीज़ को कष्टदायी तो है, दूसरा खर्चा जो डायलिसिस में ज़्यादा होता है ओवर द लॉन्ग रन, तीसरा हॉस्पिटल एडमिशन जो आपको हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कंपेयर टू ट्रांसप्लांट जहाँ पे आपको आपका एक घर का आदमी किडनी देता है, जब वो किडनी देता है तो हम उसकी सारी चेकिंग करते हैं और वो किडनी जो लगाई जाती है वो सेफ़ है ना। अब आपको कोई डरा दे कि नहीं किडनी देने के बाद आप वैसे हो जाओगे, तो इस प्रकार की चीज़ों को लिख लीजिए और जब भी अपने डॉक्टर साहब से मिलेंगे अगली बार तो उनसे वो क्लियर करिए कि सर क्या ऐसा सच है या फिर ऐसा झूठ है। बिल्कुल जी। और एक और सवाल है कि महिला, अगर कोई महिला है उसने किडनी दिया है, डोनर भी हो सकती है, रेसिपिएंट भी हो सकती है, जी। क्या वो उसके बाद प्रेग्नेंट हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है कि हम देखते हैं कि आजकल स्पाउसल मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं, पर 90% केसेस में फीमेल्स किडनी देती हैं, मे बी थोड़ी इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हैं या फिर थोड़े कल्चरल बैरियर्स हैं। बच्चों को भी यूजुअली फीमेल्स ही, मदर्स ही किडनी देती हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उनको कोई दिक्कत नहीं आती जो किडनी देते हैं, उसकी टेस्टिंग हम करके लेते हैं। सेकंड, ये बात इसमें ज़रूरी है समझना कि जो प्रेगनेंसी है वो जो किडनी दे रहा है उसकी कम नहीं होते रेट्स, और जो ले रहा है, ऐसे भी मरीज़ हैं जिन लेडीज़ को जैसे अपनी मदर से या हस्बैंड से उन्होंने अपनी किडनी ली, किडनी लेडी को मिली जिसको सीकेडी था, उसको किडनी मिलने के बाद उसने प्रेगनेंसी कंसीव करा, दवाइयाँ चली, दवाइयों के साथ साथ उसने कंसीव कर लिया और उसने आगे बच्चा भी पैदा करे। तो ऐसा नहीं है कि जो किडनी फेल हो जाता है, अब ये बात आई है तो अपन देखते हैं कि जिसकी किडनी फेल हो गई है उसके अंदर किडनी जो है वो एक बहुत वाइटल ऑर्गन है बॉडी का। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है किसी महिला की स्पेशली, तो उसको कंसीव करने में बहुत मुश्किल आती है। जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं उस महिला का, तो उसके चांसेस ऑफ कंसीव करने के मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जी। ट्रीटमेंट के साथ अगर चल रहा हो तो वो डॉक्टर आपको सब बताएंगे। आजकल दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी के साथ साथ भी चल सकती हैं, जो आने वाले शिशु पे नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, देखिए हर हॉस्पिटल में बिल्कुल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन कोरोना के बाद एहतियात हॉस्पिटल्स भी बरत रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या एहतियात है? और क्योंकि पेशेंट भी घर से जब निकलता है तो उसको लगता है कि हॉस्पिटल में जाना है, ट्रीटमेंट कराना है, तो अपने ट्रीटमेंट का तो डर है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा डर है जो साथ चलता है। ये तो बहुत बड़ा डर भी है कि कोरोना का है, और हमने अभी तक ऐसी कोई भी लापरवाही या फिर कोई भी ढील अभी नहीं दी गई है कि जिससे कोरोना वापस से फैल जाए। हम अभी भी यही मान रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता और सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक कोरोना होने का डर बहुत ज़्यादा है। मरीज़ हमारे लिए हमारे बहुत ज़्यादा बेशकीमती ज़रूरी हैं, आप समझिए। तो अलग से हमने सबसे पहले तो जिन मरीज़ों को हम एडमिट करते हैं उनको कुछ समय तक कोरोना नॉर्मल टेस्ट आने तक उनको हम दूसरे मरीज़ों से अलग रखते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के लिए अलग से उनको एडमिट करा जाता है, अलग उनको स्टाफ दिया जाता है जो उनका ध्यान रखता है। कोरोना के मरीज़ों को, ताकि कोरोना फैल ना जाए, इसलिए मास्क हर जगह पे पहनने के लिए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा चाहे स्टाफ लगाना पड़े, वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लवदीप डोगरा आपका इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और किडनी को लेकर क्योंकि भ्रांतियां भी बहुत है, उससे भी बहुत हद तक आपने क्लियर भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात आपको भी ध्यान रखनी है, किडनी की बीमारी है, आपको पहले पता नहीं चलेगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। और दूसरी बात, डॉक्टर आप खुद मत बनिए, कहीं भी कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि वक्त रहते इसका इलाज हो सके, उस लास्ट स्टेज में पहुंचने की नौबत ना आए जहां पर पूरा आप ही नहीं आपका पूरा परिवार सफर कर सकता है। तो एहतियात बरतिए और अपने रूटीन को बहुत ही अच्छा और हेल्दी रखिए। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।